सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, ऑब्वियसली टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुए इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे और आई थिंक जो सेंट्रल मीडिया क्लेम कर रहा था, और आई डोंट नो क्यों क्लेम कर रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो उनके मीडिया आउटलेट्स हैं, उसके साथ साथ दीगर जो अखबारात हैं, वो बाकायदा से ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेंगे और हाई मेजॉरिटी लेंगे। बल्कि यहाँ तक कि उनकी अपनी जो स्पीचेस थी वो वाज़े तौर पर मतलब है कि इस बात की इंडिकेशन दे रही थी। शुरू में तो उन्होंने इकोनॉमी पे बात की, दीगर चीज़ों पे बात की, लेकिन आई थिंक इन द मिड ऑफ द रन उनको ये रियलाइज हो गया कि वो उस भारी मिकदार से नहीं जीत रहे जिसमें कि वो पिछले 2 इतवार में जीते हैं, और उस वजह से अचानक उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक, न्यूक्लियर की बातें और बड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया, लेकिन फ़ायदा उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब इस तमाम की वजह क्या बनी? क्या इंडिया ने नरेंद्र मोदी साहब को जो रिजेक्ट किया वो क्यों किया? मतलब है 400 सीटें आप लेना चाहते थे, मिली आपको 240, और आप अपने उन हल्कों से, साउथ ऑफ पंजाब तो चलें आपका था ही नहीं, आपको वहां से कुछ नहीं मिला, ना मिलना था, लेकिन आपके अपने वो गढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे आपकी पक्की मजबूत 60 सीटें थी, वहां से भी आपको तकरीबन 24 सीटें मिली। सो 224। Rahul Gandhi played very well and in his speeches and he came out pretty fierce in these elections अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी, और इसमें उनकी नशिस्तें डबल हुई। तो क्या हम ये समझे कि कांग्रेस इज नाउ गोइंग टू बी बैक exactly like it was in its glorious days? Zafar Hilali साहब, very senior diplomat, former ambassador. Zafar साहब, अस्सलाम वालेकुम and thank you very much for taking out time. जफर साहब, कैसे देखते हैं आप ये भारत में सब उछाड़ पिछाड़ कैसे हो गई? 400 सीटों से 240 पर आ गए और अपने साथ साथ पूरी स्टॉक मार्केट भी गिरा दी। जैस्मीन, आपको याद होगा कि 1977, खैर पता नहीं, आप यू आर लिटिल यंगर देन मी, मगर 1977 में जब भुट्टो साहब इलेक्शंस में जा रहे थे, एवरीबॉडी थॉट कि उनको 2/3 मिल जाएगा, और भुट्टो ने खुद क्या तैयारी नहीं की थी। आई मीन, जुल्फिकार अली भुट्टो हैड फॉलन इन लव विद हिमसेल्फ। तो ये मूडी भी जो है यही 400 पार और ये वो करने लगा, मगर देखे जब एक्चुअली इट केम डाउन टू द वोटिंग, एक जगह में तो खैर वो रिगिंग से खत्म हो गई वो इलेक्शन, मगर इधर रिगिंग नहीं हुई और आपको प्रॉपर फैसला देखा आपने। 63 सीट से वो हारा है। और आपने जो शुरू में कहा था कि ना ये इसका, देखिए, ना ये सेक्युलर इंडिया था, ना ये क्या इसने, मैं आपको 2-3 स्टेटिस्टिक जल्दी से दे देता हूं। 1% ऑफ इंडियंस ओन 40% ऑफ इंडिया। सोचिए तो सही, 1% ऑफ इंडियंस ओन 40% ऑफ इंडिया। और जितना ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ अर्निंग्स और द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इतना हो गया है जैस्मिन कि पहले कभी नहीं था। इस दौरान में 10 साल में 146 बिलियनर्स तो जरूर बन गए हैं हिंदुस्तान में। 10 साल में 124 थे, अब 146 हो गए हैं, मगर द पुअर, उनका तो डिफरेंस बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गई है। मोदी का अपना करप्शन और मोदी के अपने जो एक्टिविटीज थे, आई मीन जितने रिच फैमिलीज थे सबके साथ उसका कोई कनेक्शन था। और किस किस्म के रूमर्स इंडिया में निकल रहे थे, एयरपोर्ट्स बिक रहे थे, पोर्ट्स उनके फेवरेट्स को दिया जा रहा था। तो ये जो दिस इज द रियल इंडिया, और जब पब्लिक को पता था रियल इंडिया क्या है, नहीं वो इंडिया जो वो अपने आप और अमेरिकनों को बताना चाहता था, तो नेचुरली जब इलेक्शन आया तो उन्होंने वही उसी तरीके से वोट किया जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे।
अच्छा जफर हिलाली साहब, एक बात बताइएगा, क्या इसमें एक बड़ा रीजन वो भी है जो पंजाब में जुल्म हो रहा है, जो सिख बरादरी के खिलाफ? बिकॉज देखिए 3 कंट्रीज इंटरनेशनली एक्चुअली प्रोटेस्टेड ऑन दिस, यूके, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि भाई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आके यहाँ पर सिख लोगों को जो है वो उनका कत्ल करवा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, ही वाज वेरी अपसेट। तो ये तो 3 हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। डिड दैट मूवमेंट एंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये भी इसने भी असरअंदाज किया? क्योंकि वैसे तो अगर पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी को आप देख लें तो उसमें तो बहुत बड़ा फर्क है ना। तो मोदी रियली डिड वंडर्स फॉर हिज इकोनॉमी, इवन देन ही लॉस्ट। देखिए इसी बात ये कुछ हद तक जिसने जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। सिख थे, दलित थे, क्रिश्चियंस थे, मगर मुसलमान भी जो थे, बेशक सोचिए तो सही जो मुसलमानों के साथ किया है। इसलिए यास्मीन मुसलमानों ने दे गॉट टुगेदर और 90% मुसलमानों का वोट तो इसके खिलाफ गया है जी। इसने तो रद्द कर दिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहते हैं अपने आप को सेक्युलर है, रद्द कर दिया। अच्छा, और सिख्स के बारे में जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, उधर इंडल्जिंग इन टेररिज्म, वो तो खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में मैंने लोगों को भेजा हूं और लोगों ने जाके उन लोगों को कत्ल किया है जो मुजाहिदीन थे, खास तौर कश्मीरी। वो तो बोस्ट कर रहा है। इसके साथ तो मेरे ख्याल में जंग अभी भी, मैं कहता हूं अगर ये टिक किया, मैं नहीं समझता हूं इसका कोalition सर्वाइव करेगा। मैं नहीं समझता हूं बिहार का चीफ मिनिस्टर और साउथ इंडिया का जो है वो, ये दोनों सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। ये दोनों ने बार बार कहा है कि मोदी के रिलीजियस बिगेटरी को वो नहीं सपोर्ट करते। तो अगर उन्होंने यही चीज इफ दे डिस्प्ले व्हाट दे सेड, तो मैं नहीं समझता इसका कोalition चलेगा। राहुल गांधी भी ये सोच रहा है, और राहुल गांधी के रिलेशनशिप इन 2 चीफ मिनिस्टर्स जो उसके साथ आए हैं, बिहार का और वो दूसरा कौन सा है, मैं स्टेप्स में, वो ये दोनों उसके साथ भी अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। एंड राहुल गांधी और जफर हिलाली साहब, यू नो, कमेंटिंग ऑन दैट, Rahul Gandhi and the Congress has performed pretty well in these elections. He behaved like a proper politician. ये तो एक गुंडा है। ये तो इसका जो रिकॉर्ड है, माने he has been declared a terrorist. इसको तो अमेरिका ने तो बंद कर दिया था। हाँ, जब से वो अमेरिकन लाइन खेलने लग गया है, as soon as he said to the Americans, मैं तो आपके साथ हूँ, जो चाहिए करेंगे, ये वो, पाकिस्तान को डाउन करो, चीन को डाउन करो, वो तो फिर अब तो वो एक इसके मेजर नॉन नेटो एलाई बन गया है। मगर इससे पहले इसकी पर्सनली इसके लिए कोई इज्जत नहीं है किसी के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये कोलिशन तो चलें बनेगी, जैसे भी बनेगी, इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है, या बस यही एक दूसरे के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात और ख़ास तौर पे हमारी तरफ दहशतगर्द भेजना और फिर उसके अलावा बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में धमाके करवाना, मतलब ये पॉलिसी ही चलती रहेगी नेबर्स की, या आपको लगता है कुछ सैनिटी भी प्रिवेल करेगी इन दिस 21st सेंचुरी? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन। ये जब बांग्लादेश गया था, इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके, और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे, और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए
जी, मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता है? आई थिंक दे मस्ट बी मैड, दे आर इग्नोरेंट, दे आर नाइव। अच्छा जफर साहब, मुझे एक बात बताएं, आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दिस थिंग कि ये चले, आई मीन ऑब्वियसली ही हैज बीन डिफीटेड एंड हाउ द कांग्रेस इज प्रोग्रेसिंग आने वाले इलेक्शंस में या आगे चल के, मुझे लगता है पहले मुझे नहीं फील होता था कि राहुल इज दैट मैच्योर, बट नाउ आई फील राहुल गांधी इज बिकमिंग अ मैच्योर पॉलिटिशियन। बट मेरा सवाल आपसे ये था कि मोदी साहब पे एक और भी तो इल्ज़ाम लग गया ना कि वो जो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी एक स्टॉक मार्केट की इंडिकेशंस दे दी एंड देन राहुल गांधी हैड टू कम अप एंड से कि जी भाई व्हाट हैव यू डन, हाउ कैन यू डू दिस? ये तो आपके पास प्री इलेक्शन चार्जेस लगते हैं और आपको तो आपके ऊपर तो बाकायदा अरबों खरबों का आपने नुकसान करा दिया है। इन व्हाट कैपेसिटी वर यू टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया के भाई आ जाओ, बहुत स्टॉक्स खरीद लो, स्टॉक ऊपर जाने वाला है? देखिए, मोदी तो मेरे ख्याल में ये इतना नार्सिसिस्ट बन गया था कि ये समझता था कि हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो नेहरू कुछ नहीं है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? बिल्कुल हो सकती है। हम तो देखें हम किस किस्म हो सकती है, होगी इंशाल्लाह, और हो सकती थी। ये तो सब इन्होंने खामखा look at the leadership we have had। भाई आप IPPs की पॉलिसी देख लें, ये तो एक क्रिमिनल पॉलिसी था। जैस्मिन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा हो सकता है कि किसी बंदे ने, इदारे ने, और माफ करिए हमारे अदालतों ने भी ये नहीं कहा पाकिस्तान। Okay, so Zafar Siddiqui साहब, I can't hear him anymore. But anyway, we are going to be wrapping up our segment on elections. So Zafar Siddiqui, Zafar Hilali साहब ने हमें बड़े वाज़े तौर पे बताया कि why the Indians have rejected नरेंद्र मोदी, और वहाँ के जो जितनी बाकी जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, जो सदर्न पंजाब में लोग हैं, they never liked him obviously, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के जो चेंजेस करने के जो ख्वाब थे वो भी बहरहाल अधूरे रह गए। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाउ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो सियासतदान हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको खबर शेयर करती जाऊँ कि नैब के तरमीम केस का जो सुनवाई थी वो मुकम्मल हो गया, फैसला महफूज हो गया है। लेकिन इस फैसले इस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान तो ज़ाहिर फैसला महफूज हो गया एंड इट्स बीन रिपोर्टेड ऑन द टेलीविजन, तो हम इसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं या बात कर सकते हैं कि जो इंडिकेशंस आ रही थी। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। यकीनन आपने भी प्रोसीडिंग्स देखी होंगी या आपकी नज़र से गुजरी होंगी खबरें इस हवाले से। जो इंडिकेशन आ रही थी कोर्ट से या फिर अतर मिन्नल्ला साहब के हवाले से जो बातचीत हो रही थी, जिस तरह उन्होंने एक इंडिकेट किया कि ऐसे लग रहा ये है कि मुझे आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फाइनली कह ना दिया जाए कि मफामत ही अब आपके पास आखिरी ऑप्शन है और आप और पीटीआई के सरबराह मफामत करें और आपस में करें। क्योंकि यहां तक तो उन्होंने कह दिया ना कि अगर जैसे उन्होंने बताया कि जी इलेक्शन कमीशन के सरबराह कैसे सेलेक्ट होते थे और फिर उसके बाद किस तरह उनको डिफैक्टो के तरीके पे चलाया जाता था, ऑपोजिशन मानती नहीं थी और फिर जो लाता था उसी के वो कंट्रोल में होते थे। तो जब उन्होंने ये मंजरनामा पेश किया कोर्ट के सामने, तो द जजेस वर नॉट ओनली वेरी सरप्राइज बट दे वर आल्सो वेरी अपसेट एंड दे सेड कि अगर ये हालात है मुल्क के तो फिर आप सब सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। जैस्मिन, हैरान होने वाली बात तो कोई नहीं है। इस मुल्क में कोई चीज मख्फी तो है नहीं। कौन सा इदारा क्या करता रहा, माजी में किसने क्या किया, किससे छुपा हुआ है। अगर कोई नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी है, छुपा हुआ तो कुछ नहीं है। और माजी में जो बातें बल्कि
कुछ थोड़ी बहुत मख्फी होती थी या चंद लोगों तक उसकी खबर होती थी, अब तो हर तरफ उसकी खबर होती है। सही बात है। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, अदालत के अंदर भी यही कुछ है। अदालत में भी जज साहिबान जिस तरह कमेंट्री देते हैं या कमेंट्स पास करते हैं, वो जिस तरह रिपोर्ट होते हैं उस पर प्रोग्राम होता है, वो भी देख लें, वो भी कौन से असूलों के मुताबिक है। इसी तरह बाकीदारों का आलम है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। हाँ, अदालत की तरफ से ये कहा गया कि मुफाहमत नहीं, डायलॉग के जरिए बैठ के मामलों का हल निकालें। डेमोक्रेसी इसी बात का नाम है। मैं तो पहले दिन से इस बात का वकील था और हूँ, लेकिन मेरी जमात, मुस्लिम लीग और बाकी लोग, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब लोग इस बात के पहले दिन से दाई हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग के जरिए मामलात का हल निकलना चाहिए। और हम अपनी हुकूमत के होते हुए कहते थे कि कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके पास मसाइल का फाइनल हल हो। तो सबको मिलकर हल निकालना है। कम्प्लेक्स सूरत हाल है, बड़ी गंभीर है। लेकिन उस वक्त भी जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे, जब उनकी हुकूमत हटा दी गई, हमारी हुकूमत आई, उस वक्त भी हमने कोशिश की। और उसके बाद भी अब भी खान साहब ही एक वाहिद शख्सियत है। उनकी जमात के लोग तो कहते हैं डायलॉग हो, लेकिन वो तसल्सल से ये बात कहते रहते हैं कि जी मैं इन जमातों से डायलॉग नहीं करूंगा। और उसके बाद उनका गाली गलौज का माहौल है, जो बाकी अपने मुखालिफिन को वो गालियां देते हैं। सो मेरा तो सवाल ये है कि बिलाशुबा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को वे फॉरवर्ड मेरे ख्याल में नहीं चाहिए। वो डेडलॉक रखना चाहते हैं, वो तसादुम कराना चाहते हैं, वो इस गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको सूट करता है। ये उनको अदालत के अंदर भी सूट करता है, ये उनको मीडिया के अंदर भी सूट करता है, पब्लिक के अंदर भी। और वो इस तसादम को, इस क्लैश को बढ़ाते चले जाएंगे। वो लोग ऐसे ही हैं, उनके साथी भी, कि एक दफा ट्वीट आती है, वो कहते हैं हमें पता कोई नहीं, फिर आस्ता आस्ता मान लेते हैं, फिर कहते हैं हम उनके साथ भी हैं। पहले कहते हैं नहीं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह का उनका मिजाज है। ये कहना बार बार कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फौज से करूंगा, तो ये फौज के लिए एम्बेरसमेंट पैदा करने का एक अमल है। जानते हैं कि फौज डायलॉग नहीं करेगी, जानते हैं कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है, इसलिए ये फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद उसकी पेश है। जी सॉरी कथा कलामी, कायरा साहब, ऐसा तो नहीं है कि अपना अपर हैंड रखने के लिए वो ये बोझ सुप्रीम एंड आप कोर्ट्स पे डालना चाहते हो? और पिछले दिनों हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा सा तौहीन अदालत से बच गए, क्योंकि उन्होंने जैसे काली भेड़ों की बात कर दी, या हमने देखा कि शायद गवर्नमेंट इज नॉट वेरी हैप्पी। वो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये कह रही हैं, जाहिर है मैं नहीं कर रही, आई डोंट वांट टू बी तौहीन अदालत, और ना मैं चाहती हूँ कि आप हो। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हमें और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उनको खुशी नहीं है। वो ये समझते हैं कि रिलीफ ज्यादा दिया जा रहा है, स्पेशली 9 मई के बाद भी रिलीफ दिया जा रहा है। और वो उनको लगता है कि जैसे जुडिशरी जो है करंटली इज मोर you know what I'm saying, lenient, let's say lenient towards a party. देखिए, मैं तो पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हमारे सारे इदारों का ही हाल ये हो गया है। और जुडिशरी में तो बाकायदा जज साहिबान, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, भले इसको कोई कंटेम्प्ट का नोट लेता है तो लेता रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि जज साहिबान को बड़ा एहतराम है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के डर से एहतराम नहीं होगा, वो जबाबंदी होगी। जज साहिबान को अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। वो जितनी कमेंट्री करेंगे, जितने कमेंट्स पास करेंगे, जो जजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, वो उसी वक्त रिपोर्ट होंगे। जजमेंट पीछे रह गई, उनके जो कहे हुए लफ्ज है वो ज्यादा आगे चले जाएंगे। अभी तक कोई जजमेंट तो नहीं आई, लेकिन उस पर 3 दिन से बहसें हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? इसलिए कि जज साहबान ने कमेंट्री की है। वो कमेंट्स उनको पास नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको दोनों तरफ की बातें सुन के फैसले करने चाहिए और अपने फैसलों से बोलना चाहिए। बिलाशुबा हमारे जज साहबान के बारे में जिस तरह आप कह रही है कि लीनियंसी नजर आती है, ये सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे मीडिया का ये ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कैसा है। और लाइव कवरेज में अब तो लोगों के सामने ये भी आ गया ना कि लाइव कवरेज में जब जज साहबान एक दूसरे के लिए के कमेंट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं,
तो उसके ऊपर भी एक ओपिनियन बनता है। अब ओपिनियन बनने से तो रोका नहीं जा सकता। अच्छा, वैसे वो ये कह रहे हैं कि आप हमें इजाजत नहीं है इन चीजों पे बात करने की, और लेकिन अब तो ये केस ऑब्वियसली क्योंकि इसकी सुनवाई हो गई है और अब तो फैसला सामने आना है, वो ये कह रहे किसको इजाजत नहीं है। मतलब है उन्होंने पेमरा के थ्रू कहा है ना कि आप मतलब है, वो जब फैसल वाडा साहब का मामला हो गया था ना, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी ज्यादा सख्ती से तनकीद की थी और उन्होंने कहा था आप किस तरह ये तनकीद करते हैं और किस तरह आप ये बोलते हैं और जिस तरह आप ये और फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया उनके लिए कि भाई प्रॉक्सी के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो अफसोस की बात है कि जज साहब किसी को प्रॉक्सी कह लें तो कह लें, किसी की तौहीन नहीं होती। वो भी फैसल वाडा साहब अपर हाउस के मेंबर हैं, उनकी भी तौहीन होती है। इस पाकिस्तान के शहरी की भी एक इज्जत है, जज साहबान का बहुत एहतराम है। अतर मिनल्ला साहब जिस तरह गुफ्तगू करते रहे हैं, उस गुफ्तगू के ऊपर लोगों की राय उनके बारे में कई तरह की बनी है, सो उनको भी एहतियात करनी चाहिए अपनी गुफ्तगू में। बेशक उनको भी एहतियात करनी चाहिए। कायरा साहब, मुझे ये बताएं, पंजाब के हवाले से आपकी और PMLN की डेडलॉक बरकरार है? मतलब है पंजाब में जो हुकूमत में शिरकत का फैसला किया है उसमें कोई ऐसी डिमांड्स हैं आपको लगता है आपकी तरफ से जिन पे वो दे डोंट वांट टू शेयर द पाई, बिकॉज उनको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट में वैसे ही IMF के बजट के बाद और या लेट्स से जो बजट आएगा उसके बाद जितनी तनकीद उन पे हो रही है, तो वो तो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी बड़े आराम से बैठी है क्योंकि उन्होंने सारी आईनी ओहदे ले लिए और सारी जवाबदारी हमारी है। पहली बात तो ये है कि ये थीसिस भी गलत है कि जवाबदारी हमारी है। जवाबदारी तो सारी हुकूमत की है और हुकूमत के अंदर तो हम भी बैठे हैं। हमें भी आप कल मीडिया वाले छोड़ेंगे, आप भी हमसे सवाल करेंगे कि आप भी हुकूमत लेके बैठे हुए, तो ये आर्गुमेंट बड़ा कमजोर है। ठीक। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर हमारी कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई डील हुई है, कोई डेडलॉक हुआ है? बिल्कुल नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जमात ने ये फैसला किया हुआ है कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं आएंगे। यही डिजाइन बना था हुकूमत बनाते वक्त, और हम आईनी ओहदों के लिए काम करके हमने मुस्लिम लीग से वोट मांगे, उन्होंने वोट दिए, हमने उनको वोट दिए और हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसी कोई बात कि हम पंजाब में नहीं आ रहे और मरकज में आ रहे हैं, तो मरकज में नहीं आ रहे पंजाब में आ रहे हैं। अगर कोई फैसला ऐसा करना हुआ और हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज आई, तो ये तजवीज हमारी क़यादत अपनी जमात के अंदर बैठ के बात करके अगर फैसला करेगी तो फिर मरकज में भी होगा और सूबों में भी होगा। ये तो नहीं होता कि इस मरकज में हो और सूबों में ना हो। लेकिन कायरा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस किस्म की महाज आराई का एक माहौल गर्म है और सुनने में आ रहा है कि बजट के बाद मजीद गर्म होगा, एक तो वैसे ही पाकिस्तान में गर्मी और फिर उसके ऊपर महाज आराई की गर्मी, और फिर आप ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट भी करता है, आपको लगता है कि हुकूमत अपना ये टेन्योर इतने ज्यादा प्रेशर में मतलब है चला लेगी? एक तरफ मीडिया पे बंदिशें लग रही हैं, उधर से पास हो रहा है बिल पंजाब असेंबली से, लाहौर हाई कोर्ट उस पे स्टे ले रहा है, दूसरी तरफ ट्विटर बंद है, अब तो सुनने में आ रहा है बाकी प्लेटफॉर्म्स भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस चीज पे अपना एक खास व्यू है। मैं मीडिया की आज़ादी का कायल हूँ, मैं सियासी जमातों की और पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी का कायल हूँ, लेकिन मैं बेमुहार आज़ादियों का कायल नहीं हूँ। हर आज़ादी कुछ जिम्मेदारी भी देती है आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आज़ाद हैं। आप मादर पितर आज़ाद नहीं हो सकते। सही बात है। ये नहीं होता आप अपनी आज़ादी के ढोंढ का इंटरप्रिटेशन कर ले, मैं अपनी आज़ादी के इंटरप्रिटेशन कर ले। सो हर एक आप जो स्टेट के तौर पर रह रहे हैं, एक सोसाइटी के तौर पर रह रहे हैं, तो फिर सोसाइटी या स्टेट के बनाए हुए कवानीन या उसके नॉर्म्स के अंदर आपकी आज़ादियां हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में वो आज़ादियां हों जो यूरोप के अंदर है, नहीं हो सकता। वहाँ तो बेशुमार समाजी आज़ादियां हैं जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ना दीनी तौर पे ना समाजी तौर पे। सो हमें इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। रही बात कि ये हुकूमत चलेगी, बिल्कुल चलेगी, इसलिए कि और क्या चांस है और क्या हो जाएगा, वो जलसे करेंगे करें, वो जुलूस कर निकालेंगे निकालें। ये बताइए, हमारे खिलाफ बड़े जुलूस निकला करते थे, हमारे खिलाफ तो अदालती फैसले हो, हमारे वजीर आजम को बेचारों को वैसे ही मुफ्त में घर भेज दिया गया। हमारे कायरा साहब, उनको तो कहीं इजाजत नहीं मिली। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। जी जी। लेकिन क्या हमारी हुकूमत गिर गई थी? हमने अपना अगला वजीर आजम बना लिया था। हम कई हुकूमतों के खिलाफ हम एहतजाज करते रहे, क्या हमने हुकूमतें गिरा ली थी? ऐसा तो नहीं हुआ था। एहतजाज अपनी जगह चलते रहते हैं, हुकूमतें अपनी जगह चलती रहती हैं। हाँ, ये जो तसलसल के साथ एक एहतजाजी माहौल है,
ये मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की कैफियत रखता है, और मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी का एहसास है, ये आपकी इकोनॉमी को भी, ये आपकी समाजी हैसियत को भी, ये ओवरऑल रियासत के स्ट्रक्चर को भी खराब करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे हुकूमतें नहीं गिर जाया करती। नहीं, वो तो ठीक है कायरा साहब, लेकिन हुकूमतें गिर नहीं जाया करती। उनको तो खैर जलसे जुलूस करने की इजाजत कहीं भी नहीं मिल रही, लेकिन अगर फर्ज करें वो प्रोटेस्ट मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? मिल जाए तो फिर क्या होगा? वो आगे असेंबली पे कब्जा कर लेंगे, वजीर आजम हाउस को ढा देंगे, सदर हाउस पे कब्जा, क्या करेंगे पता नहीं। जलसे जुलूसों के आज तक वो हुकूमतें गई हैं? नहीं, नॉट रियली। कोई हुकूमत ऐसी गई तो नहीं है सिवाय पिछली हुकूमत की जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। लेकिन वो भी उनके नहीं, एक मिनट, वो भी उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ा जी। कुछ उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ा और कुछ वो कहते हैं खरीदो फरोख्त हुई, और कुछ उन्होंने कहा जनरल बादशाह ने कर दिया। उसको छोड़, वो इस वक्त मौजूद बहस नहीं है, बहस हुई तो उस पर बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एहतजाज से हुकूमतें नहीं जाती ना, कोई गई है। चले ठीक है कायर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब, मतलब मैं हमेशा पूछती हूँ लेकिन हर तरफ मुझे इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि मतलब 2014 से हम एजिटेट कर रहे हैं और बस एजिटेट ही करे जा रहे हैं। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया आगे जा रही है। आपको पता है लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं, महंगाई का लोगों पे तूफान है, बिजली नहीं आ रही, बिजली के बिल नहीं है। मतलब हम पाकिस्तान की खातिर सर जोड़कर नहीं बैठ सकते। मतलब लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल लीडर्स की अनाएं इतनी बड़ी हैं कि वो कोई मफामती या पॉलिसी या कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन या कुछ नहीं बनाने के लिए तैयार। वो कहते हैं हाँ बस जैसे चल रहा है चलता रहे, हमें कुछ ना कुछ मिल जाए सिस्टम से। नहीं जैस्मीन, मैं आपके सवाल को बिल्कुल एग्री नहीं करता। आपका सवाल नामुनासिब सवाल है। ठीक, मैंने तल्ख लफ्ज़ कह दिया। ओके, नामुनासिब सवाल है। इसलिए मैं नामुनासिब कह रहा हूँ कि हमने 2018 में उन्हें कहा कि आइए मिल बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करते हैं। हमने बार बार कहा, जवाब में गालियां खाई, जवाब में जेलें झेली, फिर कहा कि हाँ बैठ के बात करते हैं। वो कहते थे ये मुकमुका है। फिर जब हमारी हुकूमत आई फिर हमने कहा कि भाई आओ बैठ के मामले का हल निकालते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं निकालता, मुझे डेट दो। अब हम कहते हैं कि डायलॉग करो, वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं फौज से करूंगा। तो भाई जो नहीं कर रहा, जो मुज़ाकराती अमल से इतराज कर रहा है, उसका नाम लेके उससे ऊपर तनकीद करो, उससे ये मुतालबा करो। करें ना, उसी का तो मैं कह रही हूं। मैं कहता हूं कायरा साहब कि उनकी अना इतनी बड़ी है। नो, ऐसा नहीं होता ना। आप देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा क्या सियासी जमातें ये नहीं कर सकती, हम तो करना चाह रहे हैं। ठीक, तो जो नहीं कर रहा उसको आइसोलेट करें ना, उसको इंडिपेंडेंट उसको डिस्कस करें। आप हमें क्लब करके सारी सियासी जमातों को कंडेम कर देते हैं। क्योंकि हम जब उनसे ये पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये एग्री कर लें कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, हमारा मैंडेट चोरी किया, और हम फिर बात किस लिए करें चोरी किए हुए मैंडेट वाले लोगों से। ये जवाब आ जाता है। गुजारिश ये है कि अगर उन्होंने नहीं करनी तो फिर वो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, वो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। कायरा साहब वो कहते हैं हम करना चाहते हैं। नहीं जैस्मीन, ये जाती वाली बात है। सवाल ये है कि एक जमात इस बात का क्लेम लेके बैठ के हम फॉर्म ये मेरे वोट इतने हैं, ओके। अब ये किसी फोरम पे सर्टेन होना है ना, उनके कहने पे तो फैसला नहीं हो जाना। ये तो नहीं होगा कि उन्होंने कह दिया कुरान का हरफ हो गया। हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो। ठीक, अब उसका फैसला कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। वो नहीं मानते। उनका फैसला अगला फोरम कौन है? ट्रिब्यूनल। उसको वो नहीं मानते। उससे अगला फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। उसके पास वो गए हुए, उसको तो नहीं मानते। अब क्या करें? अब उनके लफ्जों को आप मोतबर समझा लें, आपके लिए वो कुरानी हरफ हो गए। वो भाई किसी फोरम पे बैठोगे तो बात होगी ना। वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, वो फौज से बात करना चाहते हैं। क्या फौज उनको फॉर्म 47 देगी? नहीं, फौज तो उनसे बात ही नहीं करना चाहती ना। अब तो मामला बहुत खराब हो चुके हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो ये मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जब नहीं करते ना करें, अपनी मौज मस्ती में करें। मुल्क को अजाब में डालना है, हम कोशिश करेंगे निकालने की, वो करते रहे। आप मीडिया वाले ये देखें जिम्मेदार कौन है, किसका रवैया गलत है, उस गलत रवैये को कंडेम करें। सारी सियासी जमातों को कंडेम तो ना कर देना। जहाँ मेरी गलती है मुझे कंडेम करें। ठीक, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन फिर इंतखाबात और फिर इंतखाबात के रिजल्ट्स और फिर सबकी चीखो पुकार, फिर मौलाना साहब की नाराजगी। फिर मैं दोबारा कहता हूँ, खुदा के लिए अपने
फ्रेम ऑफ माइंड को थोड़ा सा खोलिए। इंतखाब हो गए, इससे पहले इंतखाब क्या हुए थे उसके ऊपर सवाल नहीं थे, उससे पहले इंतखाबात पे सवाल नहीं थे, सवाल उठ गए। अब उन सवालों को एड्रेस करने के लिए कोई फोरम है, ना जैस्मीन उसका फैसला करेगी, ना कमर जमान करेगा, ना मीडिया करेगा, ना पीटीआई करेगी। ठीक, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। इन तीनों फोरम्स पे वो जा चुके हैं, 2 फोरमों को नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो मैं क्या करूं? हम कुछ नहीं कर सकते ना कायरा साहब, मैं यही तो कह रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर नहीं, आप एक काम करें, आप उनको फिर कहें ना वो जो नहीं करते, हमें क्यों 100,000 दफा हम उनको ये कह चुके हैं। और अगर आप मेरे प्रीवियस शोज देखें तो इतने ज्यादा मैंने उनसे सख्त सवाल किए हैं, स्पेशली ये जो ट्वीट उन्होंने की है इस पर तो इतनी बहस। आप अगर इफ यू एग्री अगर जो मैंने अपना थीसिस दिया है कि हमने उनको 2018 से लेके आज तक कहा क्या वो मुज़ाकरात करते हैं और वो नहीं करते। मैंने आपको कहा कि 3 फोरम है जहां पे ये बैठ के फैसला होना है, 4था फोरम पॉलिटिकल है। या उन तीनों फोरम पे चले जाएं या पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिकल फोरम पे आके बैठ के बात कर लें। अगर वो नहीं करते तो फिर वो क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। अपने थीसिस को पहले क्लियर करके फिर सवाल रेज करें। मैं कसूरवार हूँ, मुझे पीटीआई कसूरवार है उसे, मुस्लिम लीग कसूरवार है उसे। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके ऊपर, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये बात की और ये बार बार कर चुके हैं कि बात करना चाहते हैं लेकिन आइसोलेट एक पार्टी को करके अब बात करनी होगी कि बात तो पीटीआई नहीं करना चाहती ना, बाकी तो सब ऑफर कर चुके हैं। और जब तहरीक इंसाफ से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने कायरा साहब को कहा कि हम फॉर्म 47 की पैदावार से बात नहीं करना चाहते। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम एक वो जिसे कहते हैं ना, वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो किस तरफ हम जाएंगे। ज़ैन कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के और आज उनको एक नया ओहदा भी मिला है, तो उस हवाले से मैं उनका तारुफ कराती जाऊं कि कहा यह जा रहा है कि जरताज गुल साहिबा जो हैं वो पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी और डेप्यूटी पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं उनका इंतखाब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम है। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैन, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जासमीन, बस पहली आपकी आवाज आ रही है, गुजारा कर रहा हूं मैं। अच्छा, हाउ कम, व्हाई इज दैट? आई एम सपोज्ड टू बी नोन फॉर माय येलिंग टेक्निक्स। अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल एरर हो गया है, वो नहीं हो रहा, बट विल मैनेज इंशाल्लाह। विल मैनेज। अच्छा ज़ैन, सो वेल कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू पोस्ट। बट मुझे ये बताइएगा कि अभी मेरी कायरा साहब से बड़ी बहस हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जास्मिन इस थीसिस से या थ्योरी से या इस बात से एग्री नहीं करता कि आप हमें क्यों ब्लेम कर रही हैं। आपने ये क्यों कहा है कि सियासी जमातें मफाहमत की तरफ नहीं जाती, आप टारगेट करके एक पार्टी का नाम लें। आप कहें कि तहरीके इंसाफ बात नहीं करना चाहती, दे वांट टू क्रिएट कियोस। हम तो कब से कह रहे हैं कि मफाहमत करें। जावेद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, जहां तक हुकूमत की बात है, अब कायरा साहब उस हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी तो अभी ये पहले डिसाइड कर ले कि जहां इनको सूट करता है हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, जहां सूट करता है सदर और गवर्नर भी अपने बना लेते हैं, और जहां नहीं सूट करता तो लात तारकी इख्तियार कर लेते हैं। तो हुकूमत मफाहमत की बातें करती है, लेकिन हुकूमत के कॉल और फेल में हमेशा फर्क रहा है। मैं आपको उसकी ताजा मिसाल दे देता हूँ कि बातें आज भी मफाहमत की हो रही हैं, लेकिन इनके जितने भी एक्शन हैं वो उसके बरक्स हैं। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ये लेतोलाल से काम ले रहे हैं, हमारे केसेस में ये ताकीदी हरबे अपना रहे हैं, हमारे लोगों को आज भी कैदो बंद में ये पकड़ रहे हैं, आज भी हमारे लोग घरों से उठाए जा रहे हैं। तो एक तरफ से आप कहते हो कि जी मफाहमत करो, और दूसरी तरफ से जो है जो फसाइयत का निजाम है, जो जुल्म और जबर का निजाम है इस हुकूमत का, वो अभी तक चल रहा है। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ 8 फरवरी से आज तक एक ही रहा है। हमारा मौकिफ क्या है? हमारा मौकिफ ये रहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, हमारा निशान छीन लिया, मुझे जूते के निशान पे वोट दिया, किसी को बैंगन के निशान पे वोट दिया, ऊंट पटांग निशानों पे हमें वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। जैस्मिन, हमारे मैंडेट पे एक दफा नहीं, अब 3 दफा डाका डाल चुका है। 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पे डाका डाला, 21 अप्रैल को हमारे मैंडेट पे डाका डाला, खवातीन की और माइनॉरिटी रिजर्व सीट्स पर हमारे मैंडेट पे डाका डाला। इसलिए हम कहते हैं हम एक सियासी जमात है,
हम सियासी कुव्वतों से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो 3 जमातें बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और M2M जो बेनिफिशरीज ठहरे हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत के, इस 16 सीटों वाली हुकूमत के, उनके साथ बात करने का सवाल पैदा नहीं होता। जिसने हमारे घर में डाका डाला है उस चोर से तो बात नहीं हो सकती ना। उसके अलावा जितनी सियासी जमातें इस मुल्क में, हम सबसे बात करने को तैयार है। ज़ैन कुरैशी साहब, उसके अलावा है कौन सी जमात से फिर बात करना चाहते हैं? आपसे बारे जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उसके अलावा और पाकिस्तान की जमातें नहीं, लेकिन हम पॉपुलर जमातों की बात करें ना, जो हमेशा इलेक्शन जीतती रही हैं, मेजॉरिटी लेती रहती है, हुकूमतें बनाती रही हैं। आ जाते हैं, हमने इसका भी सोल्यूशन उनको दिया है। अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है मफाहमत के ऊपर, रिकंसिलिएशन के ऊपर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका सोल्यूशन भी पेश किया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा मौकिफ जो मैंडेट पे है वो खड़ा है, और उस मौकिफ को के ऊपर हम आपसे 2 मुतालबे कर रहे हैं। एक, हम आपसे मुतालबा करें कि 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शन के ऊपर कमीशन बना दें, और एक हम आपसे मुतालबा करें कि जो 9 मई का वाकया हुआ उसके ऊपर कमीशन बना दें, ताकि दूध का दूध पानी हो का पानी हो, अवाम के आगे हकायक सामने आए, और उसके ऊपर जब आप हमारे मैंडेट को एड्रेस कर देंगे, हम बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे। लेकिन हुकूमत में तो बुर्दबारी का दिखानी है ना, हुकूमत ने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। सारी उम्र हमें ये जो है भाषण सुनाया जाता था कि हुकूमत जो है वो पहल करती है, ये हुकूमत पहल करती नजर नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैन कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ लिया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।